बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन और स्ट्रक्चर क्वेश्चन डी और ए को कंप्लीट सीखेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर वेव, क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ अल्फाज दिया हुआ है, इनकी आपने तारीफ लिखनी है, इनके बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है। ठीक, ये क्या है, तो वेव क्या होते हैं जो कि हमने सीखा था, और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये 4 चीज़ें क्वेश्चन नंबर 4 में यकीनन आपने कॉपी की होगी, तो उसी को आपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। समझ गए। इसके बाद है वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो ये जो 3 है इनको मैं टिक कर दूंगा, आप वहाँ देखकर लिखिएगा। तो वेव क्या होते हैं, तो वेव में आप लिखेंगे वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम दैट कॉजेस पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट। तो जो मीडियम में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसको वो वाइब्रेट करने का सबब बनते हैं, है ना, तब जाके वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। तो वेव क्या है, वो डिस्टरबेंस को वेव कहा जाता है। तो वेव में आप इसी को लिखेंगे, बाकी 4 लिखेंगे। इसके बाद आपके पास वेव लेंथ है, तो इसके वेव लेंथ में आप लिखेंगे वेवलेंथ। तो यहाँ पे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेव्स बना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसे कहा जाता है वेवलेंथ, या आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। तो इसी जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है वेवलेंथ। तो यहाँ से आप यहाँ तक इसे आंसर में लिख सकते हैं, और इसके बाद ये मीटर, ये ऐसा यूनिट भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो यही काफ़ी होंगे। ठीक, इसके बाद है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में आप लिखेंगे इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से, जो यहाँ से अगर मैं ये ले लूँ तो इसका जो मीन पोजीशन ये होते हैं ये बीच वाला, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो आपने इसी को यहाँ से यहाँ तक लिखना है। समझ गए। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है आपके पास टू शो दैट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो F इक्वल टू 1/T होते हैं, ये हमने सीखा था, या T इक्वल टू 1/F होते हैं। तो इसी को आपने प्रूफ कर देनी है, साबित कर देनी है। समझ गए। तो आप पहले F कर लेंगे, फिर T करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे। तो आप इन दोनों में से एक को उस साइड पे लेकर जा सकते हैं, तो यकीनन हम देखेंगे कि ये इन्वर्स होंगे। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ से आप प्रूफ करके भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करके या आंसर करके लिख सकते हैं। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से जितना नंबर ऑफ वेव्स इस तरह से गुजर रहे हो ना, तो इसे कहा जाता है नंबर ऑफ वेव्स। तो टाइम टेकन बाय वेव्स टू पास थ्रू इट, इसके लिए कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आप N/T लिख सकते हैं। और इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होते हैं, इसका ऊपर और ये नीचे लिखेंगे टाइम टेकन बाय वेव्स थ्रू पॉइंट और नंबर ऑफ वेव्स, ये तो T/N होंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। यकीनन आप जानते ही है कि इक्वल टू का साइन हो तो इस साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये F/T होंगे, टाइम पीरियड होंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो N/T T/N होंगे। तो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या, 1 बचेंगे, 1 ज़रब 1। तो इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड इस टाइम पीरियड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, तो यहाँ से 1 आएंगे, तो यकीनन F इक्वल टू 1 आवर, जब भी 1 आवर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएंगे तो -1 होंगे। तो आमतौर पर इनवर्स के लिए हम इस तरह से देखते हैं मैथ में, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये जो है ये क्या होंगे, इसका इनवर्स होंगे, ये आप बता सकते
सकते हैं या ये इसका इन्वर्स होंगे, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ आपने कॉपी कर देनी है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज पिच ऑफ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स। तो कौन से अवामिल है जिसके ऊपर ये इन्हिसार करते हैं। ठीक, तो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो व्हाट इज पिच ऑफ साउंड, हाउ इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो यही चीज उन्होंने दोबारा दिया हुआ है। आपने इसके डिफिनेशन में ये लिख सकते हैं, पिच ऑफ साउंड टेल्स अस हाउ श्रिल और ग्रेव साउंड इस करके इसका डिफिनेशन का लिख सकते हैं। और इसके फैक्टर्स क्या है, तो यकीनी बात है फ्रीक्वेंसी जो है उसका ज़्यादा कम हो तो उसका क्या होंगे, जो कि हमने ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ना उसमें सीखा था कि अगर ये कुछ इस तरह से हो, दूर हो तो वो श्रिल होंगे, और अगर करीब हो तो वो ग्रेव साउंड होंगे। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, सेम टू सेम वही लिखेंगे, डिफिनेशन के बाद फैक्टर्स करके आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड। तो ये कौन से फैक्टर्स है, तो यहाँ पे हमने ये व्हाट इज लाउडनेस साउंड दोबारा सीखा था, इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद फैक्टर्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फैक्टर्स इफेक्ट इन लाउडनेस ऑफ साउंड करके आप यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वही लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके थोड़ा सा डिफाइन भी करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव्स, जो कि पहला है लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। तो उसके एम्पलीट्यूड यानी ये कम एम्पलीट्यूड है, ये हाई है ना, तो इससे रिलेट करते हैं फ्रिक्वेंसी के। लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। लाउडर साउंड हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड। अगर साउंड लाउड हो तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेटर होंगे, अगर कम हो तो कम होंगे। एंड सॉफ्ट साउंड है स्मॉल एम्पलीट्यूड, सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स। ठीक, तो इसके एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स पे वो डायरेक्टली फैक्टर्स ये इसमें आप लिख सकते हैं, इफेक्ट होंगे यकीनन। इसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ साउंड। तो साउंड सोर्स, तो इफ द साउंड सोर्स हैज लार्जर सरफेस, अगर ये जो सरफेस है वो लार्ज हो, ये बाहरी जो है वो, तो टू वाइब्रेट इट प्रोड्यूस लाउडर साउंड। तो ये लाउडर साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, और इसी तरह अगर स्मॉल हो, इसका साइज कम हो, तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस लाउड के बजाय वो सॉफ्ट साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, डिस्टिंग्विश फ्रॉम साउंड सोर्स, तो इसका डिस्टिंग्विश यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ एयर, लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ एयर पर भी वो मुनहसर करते हैं यकीनन। अगर कोई उम्र दराज बंदा हो तो वो कम सुनेंगे, तो इससे भी यकीनन फैक्टर्स होंगे ये भी। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको भी समझते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये आपके पास दिया हुआ है, उसमें पार्ट 1 है वेव्स आर प्रोड्यूस इन वाटरफॉल। तो यहाँ पे वेव्स जो कि बना हुआ है वाटरफॉल में, जो कि उन्होंने ग्राफ की शक्ल में उन्होंने दिया हुआ है। एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड टाइम एज शोन। तो टाइम को यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक, तो आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रख के फिर जो सवाल है उसका आंसर देनी है। तो पार्ट ए है हाउ मेनी क्रेस्ट एंड ट्रफ आर देयर। तो क्रेस्ट और ट्रफ हम जानते ही हैं कि ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है क्रेस्ट, और नीचे जो बनेंगे उसे ट्रफ कहा जाता है, जो कि हमने डिटेल में सीखा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 क्रेस्ट है, तो क्रेस्ट इक्वल टू 4 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रफ अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 है, तो ट्रफ के लिए आप इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यही आंसर होंगे। इसके बाद है व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड आप जानते ही है कि जो वेव की जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो लेंथ होती है उसे कहा जाता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर ही होंगे। तो इसके आंसर में आप 5 सेंटीमीटर लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव करके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अगला है व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द वेव एट टाइम 4 सेकेंड एंड 11 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे और 11 सेकेंड के बाद कितना होंगे। तो हम जानते ही है कि आपके पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम जो उन्होंने दिया हुआ है वो है आपके पास 12 13 14। ठीक, इसके बाद जो नंबर ऑफ वेव्स 1 2 3 और हाफ, तो 3.5। ठीक,
तो ये हो गए 14 और 3.5, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएंगे आपके पास 4, समझ गए। और इसी तरह 11 सेकेंड, तो 11 सेकेंड के लिए तो आप जानते ही है, तो 11 करके 11 और 4 करेंगे तो यकीनन आपके पास आंसर आएंगे 4 दूनी 8, 9 10 11 4 7 28, तो 2.7 ही लिख के छोड़ सकते हैं आप, ठीक। तो ये आएंगे 2.7 और ये आएंगे आपके पास 4 सेकेंड, समझ गए। अगला है आपके पास डी, हाउ मेनी वेव्स आर देयर, तो वेव्स कितना बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 3.5 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके आंसर में आप 3.5 लिखेंगे। अगला है व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स, तो टाइम पीरियड कितना होंगे, जो कि हमने अभी सीखा भी कि टाइम पीरियड का फार्मूला भी यही होते हैं, तो ये इसकी इक्वल होंगे यकीनन, तो इसके लिए आप लिखेंगे 4, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। हाउ मेनी वेव्स के लिए आप 3.5 वेव्स लिखेंगे। अगला है आपके पास व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप जानते ही है, तो आप वेव्स और टाइम कर देंगे। तो वेव्स के लिए हम n से यूज़ करते हैं और टाइम के लिए t, तो जो कि उन्होंने दिया हुआ है, जो कि हमने अभी सीखा 3.5 और डिवाइड बाय 14 जो टाइम है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएंगे, समझ गए। तो इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज में आएंगे, तो ये आप हर्ट्ज में लिखेंगे। If there are 3.5 waves in distance of 7 मीटर, then find the wavelength of this wave, तो हम जानते ही है कि आपने किस तरह से सोल्व करना है, तो डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएंगे, है ना। डिस्टेंस और वेव्स नंबर ऑफ, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है वो है 7 और बाकी 3.5 दिया हुआ है नंबर ऑफ वेव्स, तो इसको डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो 35 दूनी 70, तो इसका मतलब कितना आया 2, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास वेव लेंथ, समझ गए। इसके बाद अगला है 2, तो आपके पास 2 है, कंसिडर द डायग्राम्स, वन एंड ऑफ ईच रूलर इज मेड फिक्स बाय प्लेस अंडर हेवी बुक, तो जहाँ पे आपके पास जो नज़र आ रहे हैं रूलर, जो कि उन्होंने एक बुक के नीचे इस तरह से रखा हुआ है, एंड देयर अदर एंड आर फ्री टू वाइब्रेट, तो दूसरा जो है वो वाइब्रेट करने के लिए उन्होंने फ्री रखा हुआ है, समझ गए, इस तरह से रख के ना। व्हेन द फ्री एंड ऑफ ईच रूलर इज प्लग विथ सेम फोर्स, अगर आप इसको ना सेम फोर्स से प्लग करेंगे, यहाँ जो दिया हुआ है, तो क्या होंगे, यहाँ पे पार्ट ए है, विच रूलर इज प्रोड्यूस लाउडर साउंड, कौन सा वाला लाउडर साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। तो हम जानते ही हैं कि अगर जो वाइब्रेट करने वाली जो चीज़ें हैं उसका जो डिस्टेंस अगर कम हो तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, लाउड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, समझ गए। तो आप इसमें शॉर्टर जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर विल प्रोड्यूस करके लाउडर साउंड आप लिख सकते हैं, समझ गए। इसी तरह भी है, विच रूलर विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई पिच, तो हाई पिच तो यकीनी बात है अगर शॉर्ट हो तो दोबारा वही चीज़ हाई पिच भी उसकी ज़्यादा होंगे, जो कि हमने सीखा था कि अगर इस तरह हो ना ज़्यादा तो इसका मतलब ये लाउड साउंड को शो करते हैं, तो दोबारा यही आपके पास आंसर होंगे 20 सेंटीमीटर, समझ गए। अगला है 3 है आपके पास, ड्रॉ द वेव फॉर्म ग्राफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिचुएशन गिवन बिलो, तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है उससे हिसाब से हमने क्या करनी है, ग्राफ बनानी है, ग्राफ ड्रा कर देनी है, ठीक। पार्ट 1 है, यू टॉकिंग टू ए फ्रेंड, तो आप एक अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, एंड यू शूटिंग ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, और इसके साथ साथ आप फुटबॉल मैच के दौरान आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों का आपने वेव्स जिस तरह से बनेंगे उसका आपने ग्राफ बनानी है। तो पहले हम टॉक का बनाते हैं, तो टॉक के लिए अगर मैं कुछ इस तरह से उसका वेवलेंथ, यकीनन टॉक के लिए उसका जो पिच है वो कम बनेंगे, उसका जो वेवलेंथ की जो एम्पलीट्यूड हमने सीखा था उसका कम, और अगर शूटिंग हो तो उसका ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से ही आप बनाएंगे। तो अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, टॉकिंग के लिए इसका लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो
तो आप इस तरह से खूबसूरत करके बनाइएगा। और इसी तरह अगर मैं जो चीखने के लिए अगर मैं बनाऊँ तो इसका जो है वो थोड़ा सा लेंथी होंगे, ठीक। तो इसके लिए आप इस तरह से बनाएंगे, समझ गए। तो ये जो बाद में जो मैंने बनाया है ये किसके लिए, शूटिंग का जो वेव होंगे, और ये जो वेव है ये क्या होंगे आपके पास टॉकिंग के लिए, समझ गए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं वेव को। और इसी तरह विसल साउंड एंड मेल साउंड, तो सिटी बजाना, तो यकीनी बात है सिटी बजाने के बाद जो वेव्स आप प्रोड्यूस होंगे यकीनन, तो उसका लेंथ यानी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होंगे, और वॉइस आप से सेम लाउडनेस मेल वॉइस है उसका कम होंगे। तो दोबारा वही आप इसको यहाँ कॉपी करके ना, इसके लिए आप सिटी का नाम देंगे थोड़ा सा लेंथी बना के, और ये थोड़ा सा छोटा करके ना इसको आपने क्या करना है, मेल वॉइस आप सेम लाउडनेस करके यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक। पैमाना रूलर और बाकी का यूज़ करके बनाइएगा ताकि अच्छी तरह से खूबसूरत नज़र आए, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।